तो दोस्तों, ज़्यूस से लेकर पोसाइडन तक, एरीज से हर्मीस तक, एथेना से पैंडोरा तक, यहाँ तक कि जापानी गॉड्स जैसे सुसानु और सुकियोमी, नॉर्स वाले जैसे ओडिन और यहाँ तक कि क्रोनोस भी, इन सब गॉड्स ने एक ही चीज ट्राई की थी, धरती को बचाना और उसके पास्ट और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। एक टावर था जो हमारी दुनिया के लिए एक थ्रेट बनकर आया था, पूरी ह्यूमैनिटी का एंड लाने के लिए। तो हर एरा के गॉड्स और हीरोज ने मिलकर डिसाइड किया कि इस अनजान थ्रेट से दुनिया को बचाएंगे, जिसे आउटर गॉड्स बोला जाता था। ये क्रीचर्स शायद किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी से थे, जो किसी वजह से धरती के बीइंग से थ्रेटन्ड फील करते थे। तो सारे गॉड्स मिलकर उस टावर को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़े, लेकिन लास्ट रन से सिर्फ एक इंसान जिंदा वापस आया। वो अकेला इंसान जो गॉड्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, बावजूद इसके कि वो सिर्फ एक ह्यूमन था। और वो जो टावर में सबसे आगे तक गया, किम युआन, और वो न्यूज लेकर आता है वो सब मर चुके हैं। एक हंटर पूछता है, मर्लिन, असुरा और विष्णु भी? किम कहता है हाँ। वुकोंग गुस्से में अपना स्टाफ जमीन पर मारता है और चिल्लाता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन हरक्यूलिस उस इमॉर्टल को, जो मौत के कगार पर है, बोलता है कि बातें बड़ी बड़ी करता है पर आउटर गॉड्स के सामने कुछ कर नहीं पाया। यहाँ तक कि वो जो एक ओलंपस हीरो था, उसकी भी कोई चांस नहीं चली। वहाँ हर कोई डरा हुआ था कि उनकी पोजीशन आखिरकार ढूंढ ली जाएगी और सब वाइप आउट हो गए, जब तक एक अजीब ऑर्ब जमीन पर आकर नहीं गिरा। वुकोंग पूछता है ये क्या है? किम बोलता है ये फूलिश केओस था, एक आउटर गॉड, और उसे हराने के बाद अब उसे यकीन हो गया हम अर्थ वाले, जिन्हें इनस कहा जाता है, आउटर्स को हरा नहीं सकते। उसे आखिरकार एक रास्ता मिल गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तभी क्रोनोस आता है और कहता है कि एक रास्ता है, पुरानी वर्ल्ड लाइन में लौटकर फिर से शुरुआत करना। बस एक प्रॉब्लम है, जिस दुनिया में वो वापस जाएगा वहाँ क्रोनोस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यही प्राइस है उसे चुकानी है वापस जाने के लिए, जब सब कुछ शुरू हुआ था। पर वो सबसे कहता है यही उसके जीने की वजह है और अगर पॉसिबल हो तो यही सब खत्म कर देना बेहतर होगा। पर अब फाइनल चांस आ चुका है। किम फिर पूछता है कौन वापस जाएगा, और अचानक सारे गॉड्स उसी की तरफ देखने लगते हैं। वो पूछता है क्यों नहीं सन वुकोंग? तो वुकोंग जवाब देता है कि ये लड़का सबसे लास्ट में टावर में घुसा था, फिर भी सबसे तेज अडेप्ट किया। हरक्यूलिस उसे याद दिलाता है कि ऊपर के फ्लोर्स वाले बीइंग्स कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तो सिर्फ वही जो सबसे नीचे से शुरू करता है, उसी के पास असली डिफरेंस बनाने का चांस है। गॉड्स को पता है कि उनका उससे सैम रिलेशनशिप नहीं रहेगा और उसे बहुत मुश्किल टाइम फेस करना पड़ेगा। पर अगर किसी के पास उन गॉड्स को हराने का चांस है तो वो सिर्फ यही लड़का है। किम के पास कोई और ऑप्शन ना होते हुए बस इतना कहता है कि इन लोगों के पास बातों की कभी कमी नहीं होती। इसी के साथ क्रोनोस की क्लॉक घूमने लगती है और टाइम खुद को रिवाइंड करने लगता है, जैसे सब कुछ लाइट में फेड हो जाता है। किम अपने हाथों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसकी बॉडी अजीब तरह से हैवी थी और उसकी सारी आर्केन पावर गायब हो चुकी थी। उसे लगा था उसे उसकी पुरानी बॉडी मिलेगी, पर तभी उसके थॉट्स एक मुक्के से टूट जाते हैं जो सीधा उसके फेस पर पड़ता है। वो गोरा लड़का इम्प्रेस्ड होता है कि किम ने वो मुक्का झेल लिया, पर किम कंफ्यूज्ड है। उसे ठीक से पता भी नहीं इस बंदे को वो जानता कौन है, पर यूनिवर्सिटी की शर्ट्स देखकर उसे याद आ जाता है वो कहाँ है। जैसे ही गोरा लड़का मुक्का मारता है, किम डॉज करते हुए पूछता है आज डेट क्या है। वो लड़का गुस्से में आकर बोलता है चुप रह, और उसे ठुड्डी पर एक और मुक्का पड़ता है, जबकि किम सोच रहा होता है कि ट्यूटोरियल शुरू होने में कितना टाइम बचा है। तभी उसे रियलाइज होता है ये आज ही से शुरू हो रहा है। ट्यूटोरियल शुरू होने में सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। डेट है 31 दिसंबर 2019 रात के 8 बजे। वो होंगडे में है। उस टाइम ये जगह लोगों से भरी हुई थी। गोरा बुल्ली गुस्से में है क्योंकि उसे वापस मार पड़ी है। इतनी भीड़ में उसे अपने फ्रेंड्स भी नहीं दिख रहे। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ लेते हैं और बुलाते हुए पूछते हैं इतनी देर क्यों लगा दी। तभी उसे याद आता है वो कैंपस क्यों गया था, सिर्फ उस मेकअप बॉय को पीटने। पर पहली बार एमसी ने वापस से लड़ाई की। उसने तो ये तक कह दिया कि उसे अब याद आ गया है, और बुली को एक पथेटिक लूजर बुलाया जो वेकेशन में कैंपस आकर लड़ाई ढूंढ रहा है। अभी भी जमीन पर पड़ा बुली याद करता है कि एमसी ने कहा था वो इससे भी बुरा डिजर्व करता है, पर उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। बुली को लगता है एमसी पागल हो गया है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो उसकी समझ से बाहर है, और कसम खाता है वो उसे इसकी कीमत चुकाएगा। बाद में वो अपने फ्रेंड से झूठ बोलता है, शेखी बघारते हुए कि उसने एमसी को इतना पीटा है कि वो शायद अभी हॉस्पिटल में होगा। एक फ्रेंड मजाक में कहता है कि अगर वो उसे ऐसे ही प्रेशर में डालते रहे तो वो शायद खुद को ही मार डाले। बुली इसे शुरुआत में हल्के में लेता है और कहता है
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कोई उसे मिस नहीं करेगा। फिर वो सारी रात ड्रिंक करते रहते हैं जब तक सब पूरी तरह से वेस्टेड नहीं हो जाते। एक पॉइंट पे कोई टाइम चेक करता है, रात के 11:50 बज चुके हैं। एमसी वापस आता है और देखता है स्ट्रीट अभी भी भीड़ से भरी हुई है। दूर कहीं बुली का ग्रुप पार्टी कर रहा है। 2020 के आने का इंतजार करते हुए वो एक और राउंड के लिए जाते हैं और बुल्ली अपने फ्रेंड से कहता है जल्दी करो, इससे पहले वो ज्यादा ड्रंक हो जाए। फिर वो अपना फोन चेक करता है और देखता है मिडनाइट पास ही है। उसका एक फ्रेंड अचानक किसी को आते हुए देखता है और बुल्ली को इशारा करता है। वही बंदा जिसे बुल्ली ने बोला था उसने बर्बाद कर दिया है। एमसी भीड़ में से चलते हुए एक बड़ा बैग लेकर आता है। एक फ्रेंड मजाक में कहता है एमसी तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है किसी ऐसे बंदे के लिए जो सपोजिटली आधा मरा हुआ था। फिर पूछता है बैग में क्या है। बुल्ली की झूठ यहीं से टूटने लगती है। सबको रियलाइज होने वाला था कि एक्चुअली वही था जो पिटा था और ये सोचकर वो और गुस्से में आ जाता है। तो आखिरकार वो अपना मूव लेता है। वो गुस्से में एमसी की तरफ बढ़ता है और अपने फ्रेंड से कहता है साथ आओ ताकि चारों मिलकर उसे जंप कर सके। एमसी रुकता तक नहीं, वो सीधा उनके पास से निकल जाता है तो बुल्ली उसे आवाज देता है, रुकने के लिए कहता है। एमसी पलटता है, उसकी आंखों में देखता है और पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। फिर पूछता है यहाँ क्यों आया है। आसपास के लोगों को लगने लगता है कुछ ट्रबल होने वाला है। एमसी उन सबको इग्नोर करता है और अपनी वॉच उतारता है। वो चारों को बताता है कि ऑलमोस्ट मिडनाइट होने वाला है तो अपने आखिरी 3 मिनट्स एंजॉय कर लो, उसके बाद हेल शुरू होगा। फिर वो वॉच को जमीन पर फेंक देता है। बुल्ली आगे बढ़ता है, गाली देते हुए उसे बकवास बंद करने को कहता है, पर एमसी बस अपना बैग खोलता है। बैग खुलते ही बुल्ली लगभग उछल पड़ता है डर से। अंदर एक बैकपैक है जो चाकुओं से भरा हुआ है और उसके फ्रेंड्स तुरंत सोचते हैं कि एमसी पागल हो गया है। अब वो डर जाते हैं और बुल्ली से भीख मांगते हैं तुरंत माफी मांगने के लिए। पूरा ग्रुप जल्दी से पीछे हट जाता है, मान लेते हैं कि वो गलत थे और एमसी से रिक्वेस्ट करते हैं छोड़ देने के लिए। पर एमसी एक एक्स निकालता है। सब उससे गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं ये बस एक बेवकूफी भरा मजाक था और बुल्ली को सॉरी है। वो मुश्किल से सुनता है। उसकी सिर्फ एक ही चिंता है ये जगह कितनी क्राउडेड है, क्योंकि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। फिर वो बैग को किक मारता है, वेपन्स को ग्रुप की तरफ भेजते हुए। उसके बाद वो रुकता है और काउंटडाउन शुरू करता है, जानते हुए कि अब यही शुरू होगा। सिर्फ 1 सेकंड बचा है। वो आखिरी सेकंड एंडलेस सा लगता है। फिर मिडनाइट आ जाती है, 1 जनवरी 2020। अचानक सबको अपने सिर में क्रशिंग प्रेशर महसूस होता है, साथ में कानों में एक लाउड रिंगिंग। उसी वक्त पूरे शहर पर लाइट की बीम्स और ग्लोइंग पिंक मार्किंग्स छा जाती है। एक ग्रिन के साथ एमसी बुल्ली से कहता है उसके 3 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, वेलकम टू हेल। बुल्ली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है, सेक्टर 20,131, टोटल पॉपुलेशन 12-14। सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्यूटोरियल अब शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट है सर्वाइवल। उन्हें एक ज़ॉम्बी होड़ से बचकर जीना होगा। ये पहला ट्यूटोरियल 30 मिनट्स तक चलेगा। उसके बाद हर ज़ॉम्बी गायब हो जाएगा। फिर हजारों ज़ॉम्बीज एक साथ अपीयर हो जाते हैं। लोग पैनिक करने लगते हैं, सोचते हुए कि क्या ये असली है। पर एमसी को पहले से पता है कि हाँ ये असली है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उसे समझ आता है ये नंबर इतना ज्यादा क्यों है। ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी हर सेक्टर की पॉपुलेशन के हिसाब से स्केल होती है, तो इतनी क्राउडेड जगह के लिए ये सेटअप बहुत ब्रूटल होगा। यहाँ का बैलेंस पूरी तरह से सर्वाइवर्स के अगेंस्ट है। बिना किसी हेजिटेशन के एमसी अपना स्टेटस विंडो खोलता है। उसने ये पहले भी किया है। उसे ये भी पता है कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा शहर अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है। उसके बाद वो अपने इन्वेंट्री से एक पुराना नाइफ निकालता है। उसे पता है ये पूरी जगह अभी ब्लड बाथ बनने वाली है। सिस्टम सबको ये भी बताता है कि अब वो अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं। सिस्टम लोगों को स्टार्टिंग गियर देता है, पर उसमें से ज्यादातर ट्रैश है। किसी बदकिस्मत बंदे को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए सिर्फ एक हैमर मिलता है। एमसी उस बेकार नाइफ को फेंक देता है जो सिस्टम ने उसे दिया था। पहले सिर्फ पहला ट्यूटोरियल सर्वाइव करना काफी था उसके लिए, अब नहीं। तो वो अपने बैग से एक नाइफ निकालता है और प्रैक्टिस्ड हाथों से उसे तैयार करता है। शार्पन ब्लेड को देखते हुए वो डिसाइड करता है वो स्लॉटर शुरू करने के लिए रेडी है। फिर वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। पहले ज़ॉम्बी को रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलता। इससे पहले उसका ब्लेड एक ही स्ट्राइक में उसका सिर उड़ा देता है। तुरंत सिस्टम अनाउंस करता है कि वो इस एरिया में ज़ॉम्बी मारने वाला पहला इंसान है और उसे 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है। इस स्किल से उसे एक ह्यूज अमाउंट एक्सपीरियंस भी मिलता है और वो तुरंत लेवल अप हो जाता है। जैसे ही वो लेवल अप होता है उसे तुरंत महसूस होता है उसकी बॉडी हल्की हो जाती है। एमसी
जैसी आगे बढ़ता रहता है, हर ज़ॉम्बी को अपने रास्ते से काटते हुए। उसका लेवल भी तेजी से बढ़ता रहता है। एक भी स्विंग वेस्ट नहीं होती, हर हिट एक किल है। हर तरफ हेड्स उड़ रहे हैं। दूर से देख रहे लोग सोचने लगते हैं कि ज़ॉम्बीज वीक होंगे, क्योंकि चार्ली इतनी आसानी से उन्हें चीर रहा है। वो भी अपनी हिम्मत जुटाकर रश करते हैं। एक एक्स्ट्रा बंदा बहुत ज्यादा जोश में आकर एक ज़ॉम्बी पर चार्ज करता है। वो पूरी ताकत से अपना वेपन नीचे लाता है। जाहिर है ये हिट उसे खत्म कर देगा, पर कुछ नहीं होता। ज़ॉम्बी की स्किन बहुत टफ है और ब्लेड मुश्किल से अंदर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। चार्ली तो उन्हें इतनी आसानी से वाइप आउट कर रहा था, बिल्कुल उसके बगल में। तभी एक लाउड स्क्रीम केओस को चीरते हुए गूंजती है। चार्ली पलटता है और देखता है एक ज़ॉम्बी उस आदमी की गर्दन में काट रहा है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि नॉर्मल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि ज़ॉम्बी स्लो और वीक है, पर उन्हें मारना मुश्किल है। शुरुआत में उन्हें बिल्कुल पेन महसूस नहीं होता। अकेले में एक ज्यादा कुछ नहीं है, पर पूरा ग्रुप डेडली है। उसे पता है कुछ लोग बच जाएंगे और टावर क्लाइंब करते रहेंगे, पर बहुत सारे नहीं बचेंगे। चार्ली एक और ज़ॉम्बी पर जाता है, पर इस बार उसका अटैक काम नहीं करता। अनॉड होकर वो उसे झटक देता है और रियलाइज करता है उसके ब्लेड की कोटिंग उतर चुकी है। तो वो फिर से अपना बैग खोलता है। ज़ॉम्बी स्टफ है, पर उनकी एक वीकनेस जरूर है। वो पहले जैसी एक और बॉटल निकालता है और उसे ऊपर उछालता है, फिर उसे काट कर खोलता है और अपने नाइफ पर फिर से वो चीज कोट कर देता है। इससे उसे अपने पहले रन की ट्यूटोरियल याद आ जाती है। उस टाइम उसकी मुलाकात एक कमजोर बंदे से हुई थी, जिसमें कोई टैलेंट नहीं था, पर उसके पास लक था। वो एक सॉल्ट फैक्ट्री में काम करता था और इत्तेफाक से सॉल्ट कैरी कर रहा था। और तभी चार्ली को ये पता चला, सॉल्ट एक ज़ॉम्बी की वीकनेस है। ब्लेड पर रगड़ो या उन पर फेंको, वो तुरंत मर जाते हैं। जल्दी ही चार्ली कुछ क्रेजी कर दिखाता है। वो 10 मिनट से कम में 100 ज़ॉम्बीज मार देता है। प्रोटैगनिस्ट को रिवॉर्ड में 3 अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, जो वो कहीं भी प्लेस कर सकता है। सिस्टम हमेशा की तरह नोटिस देता है, ये एक्सप्लेन करते हुए। स्लॉटर के बीचों बीच खड़ा एमसी शॉक्ड है। उसे नहीं पता था कि ट्यूटोरियल बोनस अनअसाइंड पॉइंट्स भी दे सकता है। एक सेकंड के लिए वो सोचता है इन्हें अभी यूज कर ले, पर उसे पता है आगे क्या आने वाला है, तो वो उन्हें सेव कर लेता है। सिर्फ ज़ॉम्बीज मारने के लिए उसे एक्स्ट्रा स्टैट्स की जरूरत नहीं। पहले फेज में सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है सबसे बड़ा पैक ढूंढने का। उसे कहीं दूर से एक मैसिव ज़ॉम्बी की क्राई सुनाई देती है और वो उस तरफ बढ़ जाता है, जानते हुए वहाँ एक ह्यूज क्राउड इकट्ठा है। उस स्पॉट पर पेट नॉर सिर्फ एक ज़ॉम्बी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसका फेस बुरी तरह स्मैश होने के बावजूद वो चीज आती ही रहती है, क्योंकि उसे पेन महसूस नहीं होता। पेट नॉर इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। उसे एक ज़ॉम्बी के अगेंस्ट ब्रूटल टाइम मिल रहा है, जबकि चार्ली उन्हें एक एक करके सिंगल हिट से मार रहा था। उसे लगता है चार्ली का सीक्रेट जरूर उसका वेपन होगा, और सोचता है अगर उसके पास चार्ली का ब्लेड होता तो अब तक वो दर्जनों ज़ॉम्बीज गिरा चुका होता। फिर पेतिरन के सामने वाला ज़ॉम्बी शक्ल बिगाड़ना शुरू करता है और एक और भी लाउड स्क्रीम निकालता है। पाइनोर उसे किक मार देता है। उसके फ्रेंड्स दौड़कर आते हैं, पर हालात पहले से भी बदतर लगते हैं। वो घिर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज पास आते जा रहे हैं। चाहे वो कितने भी मार दे, संख्या सिर्फ बढ़ती जाती है। पनोइरन पूछता है क्या किसी को पता है चार्ली कहाँ गया, क्योंकि उसके पास रहना ही उनके बचने का शायद इकलौता चांस है। पेतिरन पीछे देखता है और ज़ॉम्बीज का सर्कल टाइटन होते देखता है। वो सोचता रहता है चार्ली कहाँ है। उसने सिर्फ एक सेकंड के लिए नजर हटाई थी और अब वो उसके ऊपर आ चुके हैं। उसे रिएक्ट करने का भी मुश्किल से टाइम मिलता है। आखिरी सेकंड में वो एक पर स्ट्राइक करने में कामयाब होता है, पर ज़ॉम्बी की टफ स्किन टिक जाती है और पेट नॉर का वेपन आखिरकार टूट जाता है। अब उसे पता है वो असली ट्रबल में है। जैसे पूरी मॉब उसके पास आती है, वो सोचने लगता है ये अंत है। वो खुद को बचाने के लिए कड़ हो जाता है। फिर कुछ अजीब होता है। ज़ॉम्बीज पिघलने लगते हैं। वो आंखें खोलता है और देखता है उसके आसपास सारे ज़ॉम्बीज डिसोल्व हो रहे हैं। उसका एक फ्रेंड चिल्लाता है कि आसमान से कुछ उन पर गिर रहा है। पैट नोइरन ऊपर देखता है और होड पर एक थिन व्हाइट डस्ट गिरता देखता है। वो हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ता है। फिर किसी वजह से वो उसे टेस्ट करता है और रियलाइज करता है वो साल्टी है। ये सॉल्ट है। प्रोटैगनिस्ट रूफ टॉप्स पर है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए नीचे ज़ॉम्बीज पर सॉल्ट बरसा रहा है। जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उसका लेवल शूट अप हो जाता है। उसे लगता है वो सारा सॉल्ट लेकर घूमना पूरी तरह वर्थ इट था। उसका लेवल तेजी से बढ़ता रहता है। आखिरी सॉल्ट खाली करने के बाद वो एक और रूफ टॉप पर लैंड करता है। तभी पहला ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है। 12-14 लोगों में से सिर्फ
सिर्फ 47 जिंदा बचे हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड्स देना शुरू करता है और प्रोटैगनिस्ट को एक इनक्रेडिबल 1427 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके ऊपर उसे बोनस स्टैट पॉइंट्स भी मिलते हैं, एक स्ट्रेंथ, 2 वाइटैलिटी और एक और अनअसाइन्ड पॉइंट। चूंकि वो सेक्टर का MVP है, उसे 500 पॉइंट्स और मिलते हैं और अभी भी खत्म नहीं हुआ। सिस्टम कहता है उसने कुछ लगभग इम्पॉसिबल अचीव किया है और उसे और 1000 पॉइंट्स देता है। MC हैरान रह जाता है, जैसे रिवॉर्ड विंडोज एक के बाद एक पॉपअप होती जाती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी ट्यूटोरियल इतना पे आउट करेगा। उसे कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके हैं। पहली बार जब उसने ये फेज क्लियर किया था तब उसे सिर्फ 10 मिले थे। मतलब इस बार उसे उससे 300 गुना ज्यादा मिला है और एक पहले ट्यूटोरियल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सिस्टम बिना टाइम वेस्ट किए अनाउंस करता है कि दूसरा ट्यूटोरियल अभी शुरू होगा। कोई ब्रेक नहीं। प्रोटैगनिस्ट याद करने की कोशिश करता है आगे क्या है। तभी अचानक एक वॉइस सबके सिर में गूंजती है, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है। बाकी सब भी शॉक्ड है। वॉइस उन्हें सर्वाइव करने के लिए कंग्रेचुलेट करती है, पर एम्बेरस्ड सी लगती है कि इतने सारे लोग इस सेक्टर में बच गए। प्लेस पूछने लगते हैं कौन बोल रहा है और क्या बाकी लोगों को भी सुनाई दे रहा है। वॉइस कहती है उसके पास सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, हालांकि ये दूसरे ट्यूटोरियल के बाद आनी चाहिए थी। चार्ली को रियलाइज होता है ये सिस्टम का एक लैकी है। स्पीकर कहता है यहाँ किसी ने बहुत तेजी से लेवल अप किया है और ढेर सारे पॉइंट्स कमाए हैं। इसी वजह से उसे अब सबको बताना पड़ रहा है पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। प्लेयर्स पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगा था वो घर जा रहे हैं, पर लैकी क्लियर कर देता है कि आगे और ट्यूटोरियल्स हैं। फिर वो कहता है पॉइंट्स खर्च करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है शॉप, जो हर तरह की आइटम्स बेचता है। दूसरा है दूसरे प्लेयर्स के साथ पॉइंट्स ट्रेड करना। इसके लिए बस 2 लोगों को कांटेक्ट में आना है और पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। चार्ली को ये सब पहले से पता है। पॉइंट्स किसी को गॉड बना सकते हैं और शॉप इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों में से एक है। अब से हर चीज पॉइंट्स और लेवल्स की लड़ाई बन जाएगी। मतलब चीजें सिर्फ मुश्किल ही होती जाएंगी। उसके बाद वो स्मग लैकी पूछता है सबको वो छोटा सा ब्रेक पसंद आया या नहीं। फिर वो सेकंड ट्यूटोरियल शुरू करता है और सेक्टर के बीचों बीच एक येलो सर्कल अपीयर हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि हर सेक्टर के सेंटर में एक सेफ जोन बनाया जा रहा है। वो सबको अंदर आने के लिए कहता है और ऐड करता है कि हर सर्वाइवर को हर 3 घंटे में 100 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर सिस्टम का कलर बदल जाता है और अनाउंस करता है कि सेकंड ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है। सेफ जोन के अंदर 2 रिंग्स बन जाती है। बाहर के लोग तुरंत उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एक बंदा अपने फ्रेंड का शोल्डर पकड़ता है और उसे सेफ जोन की तरफ भागने के लिए कहता है। इधर गोरा लड़का पैनिक कर रहा है, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है ये सब हो क्या रहा है। कोई उससे पूछता है क्या उसने उनके मिसिंग फ्रेंड को देखा है, तो गोरा लड़का जवाब देता है उसे नहीं पता। उसे लगता है वो मर चुका है। तो उनका 4 लोगों का ग्रुप अब 3 का रह जाता है। गोरा लड़का आसपास देखता रहता है और जब पूछा जाता है वो क्या ढूंढ रहा है, वो बात टाल देता है। फिर तीसरा फ्रेंड कहता है उसे भी चार्ली नहीं दिख रहा और सोचता है कहीं वो मर तो नहीं गया। पहला बंदा कहता है चार्ली तो एक मॉन्स्टर की तरह लड़ रहा था, तो वो प्रोबेबली ठीक ही होगा। और जैसे ही गोरा लड़का एरिया स्कैन करता रहता है, आखिरकार उसे चार्ली दिख जाता है। वो उसकी तरफ भाग पड़ता है, लोगों को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाते हुए। उसका फ्रेंड चिल्लाता है सेफ जोन दूसरी तरफ है, पर गोरे लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे चार्ली से बात करनी है। जब वो उसके पास पहुंचता है, वो चार्ली का शोल्डर पकड़ लेता है और बोलता है वो गलत रास्ते पर जा रहा है। सेफ जोन उनके पीछे है। क्या वो भूल गया? वो चार्ली को साथ चलने के लिए कहता है, बोलते हुए कि वो वेटरन है और उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर असल में उसे बस लगता है चार्ली के पास रहने से वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। चार्ली उसे मुश्किल से एक नजर देखता है और कहता है उसे बिल्कुल पता है वो क्या कर रहा है। उसे कहीं और जाना है और वो चाहता है उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो कभी इस बंदे के करीब नहीं रहा और उसे ये पसंद भी नहीं। उसी वक्त चार्ली गोरे डकलिंग का हाथ अपने शोल्डर से हटाता है और उसे एक वार्निंग देता है। अगर उसे जिंदा रहना है तो वो दूसरे लोगों पर रिलाई नहीं कर सकता। उसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर रिलाई करना होगा। फिर वो उसे कहता है पलटो और सेफ जोन वापस जाओ। तभी चार्ली उसकी आंखों में देखकर ऐड करता है कि उसे अपनी जगह सीख लेनी चाहिए। उसे इडियट बुलाना गोरे डकलिंग को भड़का देता है। वो गुस्से में जवाब देता है, पर चार्ली तब तक वहाँ से जा चुका होता है जहाँ उसे जाना है। उस तरफ बढ़ते हुए गोरा डकलिंग गुस्से से खौल रहा है, अपने मन में चार्ली को कोसते हुए। उसके बाद वो सेफ जोन में चला जाता है, पर उसका तीसरा फ्रेंड इतना लकी नहीं होता। वो उसके आसपास की बैरियर से टकरा जाता है। बाहर से वो चिल्लाता है ये ब्लॉक्ड
लॉक्ड है और वो अंदर नहीं जा पा रहा। वो गोरे डकलिंग को पलटने के लिए बुलाता है और तभी उन्हें पता चलता है सेफ जोन अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। 2038 आउट ऑफ 2038। अब कोई और अंदर नहीं जा सकता और सिर्फ एक इंसान बाहर जा सकता है। सेफ जोन की लिमिट सर्वाइवर्स की आधी संख्या है। उसी वक्त अंदर जाने की कोशिश कर रहा एक ड्वार्फ एक क्रीचर द्वारा अंडरग्राउंड खींच लिया जाता है जो उसके नीचे से फट पड़ता है। डकलिंग वहां देखता है और बोल पड़ता है वो वहां क्या है, और डकलिंग्स जमीन से निकलने लगते हैं और लोगों को फाड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर एक स्वॉर्ड ब्रूटल फोर्स के साथ एक डकलिंग पर पड़ती है। चार्ली पहले ही अपना पहला वाला मार चुका है। उसके चारों तरफ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और पैनिक कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है इसे लेकर चार्ली को रियलाइज होता है ये शुरू हो चुका है। सेकंड वेव आ चुकी है। सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करता है उस सेक्टर में डकलिंग मारने वाला पहला इंसान होने के लिए। उसे 300 पॉइंट्स और 2 बोनस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं। कॉन्शियसनेस, स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी हर एक एक करके बढ़ जाते हैं। चार्ली फिर दिखाता है डकलिंग्स को कैसे स्पॉट किया जाए। वो कहता है पहला स्टेप है अपनी आंखें बंद करना और बाकी सेंसेस के साथ फोकस करना। अगर वो ऐसा करे तो वो जमीन की शेकिंग महसूस कर सकते हैं और उनकी आवाजें सुन सकते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाता है। चार्ली फोकस करता है और अपने पैरों के नीचे एक फेंट वाइब्रेशन पकड़ता है। नीचे से कुछ आ रहा है। जब शेकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसे पता चल जाता है डकलिंग सरफेस होने वाला है तो वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है। फिर वो पूरी फोर्स के साथ नीचे आता है और उसका सिर क्रश कर देता है। उसके बाद सब सिंपल है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक तरफ काटता है फिर दूसरी तरफ डकलिंग को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हुए। ये हुआ नंबर 2। सिस्टम चार्ली को अलर्ट करता है कि वो फिर से लेवल अप हो गया है उसे और स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और परसेप्शन देते हुए वो बहुत खुश है। सिर्फ 2 किल्स के बाद एक नया लेवल पहुंचना मतलब ये ग्राइंड जल्दी पे ऑफ होने वाला है। जैसे ही डकलिंग्स आना बंद हो जाते हैं चार्ली सबवे के अंदर गहराई में बढ़ जाता है। वो सोचता रहता है अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो उसे ढेर सारे स्टैट पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो सबवे के पहले लेवल तक पहुंच जाता है। उसे पता है डकलिंग्स अंडरग्राउंड रहते हैं, टनल्स बनाते हैं और अपने नेस्ट्स कहीं नीचे छुपाते हैं। यही वो ढूंढने की प्लानिंग कर रहा है। चार्ली एक्सप्लेन करता है सबवे एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है क्योंकि ये पहले से ही अंडरग्राउंड है। उसके आगे दर्जनों डकलिंग्स नीचे वेट कर रहे हैं। उसी वक्त सिस्टम अनाउंस करता है कि एमसी को एक सीक्रेट डंजन मिल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे और 100 पॉइंट्स मिलते हैं। चार्ली को मुश्किल से सर्च करना पड़ता है। इससे पहले उसे डकलिंग का नेस्ट मिल जाता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, अपना वेपन घुमाता है और कहता है अब जब उसे उनका नेस्ट मिल गया है उन्हें हंट करना आसान होगा। वो इसे पूरी तरह वाइप आउट करने वाला है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपने लिए एक गोल सेट करता है, लेवल 20 तक पहुंचना। यही उसका पहला टारगेट है। डकलिंग चीखना शुरू करता है पर ये पेन की स्क्रीम है। प्रोटैगनिस्ट धीमा नहीं होता। वो उनके बीच से चार्ज करता है पूरी जगह को ब्लड बाथ बनाते हुए। जहाँ भी वो जाता है ग्रीन ब्लड स्क्रीन पर फैल जाता है। चार्ली आसानी से डकलिंग्स को काटता है, उन्हें एक के बाद एक गिराते हुए। फिर अचानक एक राउंड ऑब्जेक्ट एक डकलिंग से गिरता है। ये तुरंत प्रोटैगनिस्ट का अटेंशन खींच लेता है। जैसे ही उसे देखता है उसे पता चल जाता है ये वैल्यूएबल है और उसे इनक्रेडिबली लकी महसूस होता है। उसे उम्मीद नहीं थी सेकंड ट्यूटोरियल में ऐसी कोई चीज मिलेगी। तो अब उसके पास इन्हें और स्लॉटर करने की और भी बड़ी वजह है। जब वो उसे उठाकर चेक करता है उसे रियलाइज होता है ये उम्मीद से भी बेहतर है। इससे डकलिंग्स को हंट करना और भी वर्थ इट हो जाता है। सियर को पकड़े हुए चार्ली डकलिंग्स को देखता है और अपोलोजाइज करता है पर अब वो उन्हें मारना रोकने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। इधर ऊपर डकलिंग्स सब कुछ खा रहे हैं। सेफ जोन के अंदर लोग हॉरर से देख रहे हैं। फिर पहले 3 घंटे बीत जाते हैं। सबको 100 पॉइंट्स मिलते हैं और सिस्टम विंडोज हर जगह पॉपअप होने लगती है। लोग सोचते हैं क्या 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉइंट्स बेसिकली इस ट्यूटोरियल की करेंसी है। पर सिस्टम का एक और ट्विस्ट है। वो अनाउंस करता है कि रेड जोन डीएक्टिवेट हो जाएगा और सेफ जोन की लिमिट 238 लोगों से घटकर 1500 हो जाएगी। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर सेफ जोन कैपेसिटी से ज्यादा है तो लोगों को रैंडमली एक्सपेल किया जाएगा। एक के बाद एक लोगों को सेफ जोन से बाहर फेंका जाता है। उन्हें बिना किसी वार्निंग के बाहर किक किया जाता है और डकलिंग्स तुरंत उन पर जंप करते हैं। एक इंसान को एक डकलिंग के ठीक सामने फेंका जाता है और वो पूरा फायदा उठाकर उसे खा जाता है। जिसे भी बाहर फेंका जाता है वो वापस सेफ जोन में रश करने की कोशिश करता है। इस केओस में एक ह्यूज बंदा किसी को धक्का देकर बोलता है ये जोक जैसा होगा अगर उसका पिता उससे पहले मर जाए। उसे वापस अंदर जाना है। उनके चारों तरफ
लोग डेस्परेटली लड़ रहे हैं सेफ जोन में वापस जाने के लिए। सेफ जोन के अंदर लिटिल रेड राइडिंग हुड बोल्डली सबको चुप रहने और सुनने के लिए कहता है। किसी वजह से भीड़ एक्चुअली चुप हो जाती है और उसकी तरफ मुड़ जाती है। वो कहता है अब से उन्हें चूज करना होगा कौन मरेगा ताकि बाकी लोग बच सके। लिटिल रेड राइडिंग हुड को पता है अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद वही रैंडमली बाहर फेंका जाए, तो वो डिसाइड करता है उसे पहले किसी को मारना होगा। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और वो डिसाइड करता है वही उसका टारगेट होगा। वो बूढ़े आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है वो उसे अभी मार देगा। उनके आसपास सब डर जाते हैं और पूछते हैं क्या वो पागल हो गया है। कायर होने के नाते उसे लगता है बूढ़ा आदमी इजी प्रे होगा क्योंकि उसमें मुश्किल से कोई स्ट्रेंथ है, पर एक्स आजाद होकर घूमती है और प्रोटैगनिस्ट टेबल्स पलट देता है। प्रोटैगनिस्ट एक और डकलिंग को मार देता है, उसे इतनी गहराई से काटते हुए कि उसका बॉडी पूरी तरह स्प्लिट हो जाता है। चार्ली को महसूस होता है वो हर वॉर्म मारने के साथ तेज और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जल्दी ही एक साथ 2 वॉर्म्स काटना उसके लिए आसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे बताता है वो फिर लेवल अप हो गया है। जमीन पर वॉर्म की डेड बॉडीज ढेर सारे उन राउंड स्टोन्स के साथ पड़ी है जिनके पीछे वो है। सिस्टम ये भी नोट करता है कि उसने डेक्सटेरिटी, वाइटैलिटी और परसेप्शन में पॉइंट्स डाले हैं एक एक हर में। आखिरकार चार्ली लेवल 20 पर पहुंच जाता है। उसे एक नया स्टैट अनलॉक होता है जिसका नाम है आर्केन पावर और उसे पता चल जाता है आखिरकार वो कर गया। सिर्फ करीब 3 घंटों में उसने इतने वॉर्म्स मार दिए कि लेवल 20 हिट कर लिया। वो एग्जॉस्टेड है पर हर लेवल अप से उसकी बॉडी और हल्की महसूस होती जा रही है। चार्ली के पास अब 5 अनस्पेंट स्टैट पॉइंट्स है और उसे लगता है ये एक सॉलिड रिजल्ट है। वो इन्हें यूज करने का बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। वो प्लान करता है हर एक पॉइंट को आर्केन पावर में डालेगा। जैसे ही वो कंफर्म करता है सारे 5 अनस्पेंट पॉइंट्स सीधे आर्केन पावर में चले जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट को अपने बॉडी में एक ह्यूज सर्ज महसूस होता है क्योंकि आर्केन पावर में 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक मैसिव बूस्ट है। वो एक्सप्लेन करता है आर्केन पावर कोर स्टैट है, बाद में मिलने वाली सारी पावर्स की बेस। उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट है। अब प्रोटैगनिस्ट के पास 18 आर्केन पावर है। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि जितने भी लोगों से वो मिला जो सपोजिडली टावर से ब्लेस्ड थे वो सब ज्यादा से ज्यादा 12 आर्केन पावर के साथ शुरू करते थे। वो 18 के साथ शुरू कर रहा है। अपना पहला गोल पूरा होने के साथ चार्ली अगले पर मूव करता है। जैसे ही वो सबवे कॉरिडोर से गुजरता है उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है। आसपास देखते हुए उसे रियलाइज होता है कोई उसे देख रहा है, तो वो आवाज लगाता है और पूछता है वो घूर क्यों रहे हैं। वो कहता है उसे पता है वो वहाँ है और वो बीइंग जो उसे देख रही थी एक पल के लिए चुप रह जाती है। फिर आखिरकार वो पूछती है उसे कैसे पता चला वो वहाँ है। चार्ली कहता है वो वॉचर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है। फिर उसे कहता है होल से बाहर आ जाए इसके बजाय वहाँ से छुपकर उसे स्पाई करने के। बीइंग मानती है उसकी बात सही है और कहती है ठीक है वो बाहर आएगी। वो बाहर निकलती है और चार्ली को थैंक करती है कहते हुए उस होल में रहना अनोइंग था। चार्ली को लड़ते देखना उसके बोरिंग जॉब को बहुत ज्यादा फन बना देता है और उसे उन एनिमल्स को मारते देखना बहुत पसंद है। वो बीइंग खून से लथपथ एक छोटा सा क्लाउन है और वो खुद को एडमिनिस्ट्रेटर का लैकी बताती है। यहाँ तक कि वो भी शॉक्ड है कि चार्ली इतनी जल्दी एंड लेवल मार्क तक पहुँच गया। चार्ली इसे हल्के में लेते हुए कहता है उसे बस थोड़ी लक मिल गई। क्लाउन तुरंत पलटकर जवाब देता है ये लक नहीं थी, उसने सब कुछ देखा और चार्ली सच में टेरिफाइंग है। फिर छोटा क्लाउन पूछता है चार्ली ने उसे क्यों बुलाया। चार्ली सीधे मुद्दे पर आता है, उसे शॉप खोलनी है। लैकी पूछता है क्या वो कोई आइटम खरीदना चाहता है, पर चार्ली कहता है नहीं, उसे स्किल्स चाहिए। ये क्लाउन को हैरान कर देता है। थोड़ी देर बाद लैकी शॉप खोल देता है और उसे बताता है वो सेकंड ट्यूटोरियल में स्किल्स खरीदने वाला पहला इंसान है। चार्ली शॉप चेक करता है और स्टफ की एक ह्यूज लिस्ट देखता है। जो चीज वो चाहता है उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। चूंकि कोई सर्च विंडो नहीं है उसे थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार मिल जाने के बाद चार्ली फिर भी स्मार्ट खेलता है। वो पिग्मी को देखता है और पूछता है क्या ये सच में सारी अवेलेबल स्किल्स है या इससे बेहतर कुछ है। पिग्मी कहता है ट्यूटोरियल के दौरान वो जो खरीद सकता है ये सब कुछ यही है। क्लाउन और फिश करने की कोशिश करता है पूछते हुए क्या वो किसी स्पेसिफिक चीज के पीछे है। चार्ली बाइट नहीं करता, वो कैजुअली कहता है वो बस देख रहा है, जानते हुए कोई भी रियल क्वेश्चन उस अटेंशन को खींचेगी जो वो नहीं चाहता। फिर वो एक स्किल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है वो इसे लेगा, मन की आईज। पिग्मी उसे घूरता है सरप्राइज्ड और कहता है वो स्किल इतनी अच्छी भी नहीं है। चार्ली एक्सप्लेन करने की परवाह नहीं करता, वो तुरंत मन की आईज खरीद लेता है। फिर मजाक में कहता है उसने
इसे इसलिए चुना क्योंकि नाम कूल लगता था। किसी तरह क्लाउन ये एक्सक्यूज मान लेता है। उसके बाद भी एमसी के पास अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, 1,500 से ज्यादा। तो वो एक बेसिक अर्काना स्वॉर्ड पर 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स खर्च कर देता है, अपने पास सिर्फ 27 पॉइंट्स छोड़ते हुए। ये चॉइस देखकर पिग्मी कहता है चार्ली ने अच्छा चुना, ये एक सॉलिड बिगिनर वेपन है। जैसे ही चार्ली डंजन में गहराई से आगे बढ़ता है, क्लाउन कहता है वो जा रहा है और उम्मीद करता है चार्ली को विजिट अच्छा लगा। वो उससे कहता है उसे मिस ना करे और ऐड करता है उसे उससे हाई होप्स है। ये लाइन चार्ली का अटेंशन खींच लेती है। उसके लिए हाई होप्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स अब उसे कोई स्पेशल समझते हैं और वो उसे बारीकी से देखेंगे। फिर भी चार्ली वरीड नहीं है, उसे पता है उसने कभी रूल्स नहीं तोड़े, तो वो जितना चाहे देख सकते हैं। उनके पास उसे पनिश करने की कोई वजह नहीं। जो चीज उसे असल में परेशान करती है वो ये है कि वो टाइम में वापस आया है। वो सोचता रहता है क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स कभी ये फिगर आउट कर सकते हैं। चार्ली एक्सप्लेन करता है वो आइटम जो टाइम वापस लाने के लिए यूज हुआ था वो क्रोनोस, मिमिर और ओडिन ने बनाया था। क्रोनोस जिसने इसकी क्रिएशन लीड की, उसका पूरा एग्जिस्टेंस पनिशमेंट के तौर पर एरेज कर दिया गया। इसी वजह से चार्ली को लगता है कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी उसके वापस आने के बारे में जान नहीं सकता। फिर सिस्टम मंकी आइज की डिटेल्स दिखाता है। ये विजन बूस्ट करता है और सारी 5 सेंसेस को शार्पन करता है। ये रैंक F है पर इसे अपग्रेड किया जा सकता है। चार्ली डिसाइड करता है भले ही कोई ट्रूथ पता लगा ले, उसका गोल सैम रहेगा स्ट्रॉन्ग बनना और आउटर गॉड्स को डिस्ट्रॉय करना। ये आइस पाना उसे अपने अर्ली गोल्स में से एक पूरा करने भी देता है, उन आइस को हासिल करना जो कभी उस आदमी के थे पर इनका मतलब हो। इसके लिए उसे पता है उसे उस टारगेट को जल्दी मारना होगा और उसके बाद उसे यहाँ कुछ ह्यूज मिलेगा। थोड़ी दूर वॉर्म्स का एक झुंड स्लम में इकट्ठा हुआ है। वो खा और घूम रहे हैं पर जैसे ही उन्हें प्रोटैगनिस्ट के आने का एहसास होता है वो सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं। चार्ली को पता है उसके पास सिर्फ 29 मिनट्स बचे हैं तो उसे ऑल आउट जाना होगा। वो अपनी अभी खरीदी हुई स्वॉर्ड निकालता है और उसमें आर्केन पावर डालता है क्योंकि उसे इसके साथ अपनी स्किल बढ़ानी है। आखिरकार चार्ली को वो मिल जाता है जिसके लिए वो आया था। सबवे एरिया में सर्च करने के बाद वो सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचता है और अपना प्रे स्पॉट करता है। ये सेकंड ट्यूटोरियल का बॉस है मदर वॉर्म। वो दूर से चार्ली को देखती है और उसे प्रोवोक करने के लिए वो किसी दूसरे वॉर्म पर जोर से स्टॉम्प मारता है। छोटा वॉर्म पेन में तड़पता है और अपने बच्चे को सफर करते देख मदर वॉर्म रेज में आ जाती है। वो इतनी तेज चार्ज करती है कि अपने रास्ते में आने वाले मेल वॉर्म्स को क्रश कर देती है। चार्ली एक क्विक जंप बैकवर्ड से मुश्किल से हिट से बचता है। उस मॉन्स्टर का सामना करते हुए चार्ली को कुछ इम्पोर्टेंट रियलाइज होता है। वो ह्यूज है पर स्टूपिड है, मतलब ये फाइट सीधे सीधे मूव्स सही तरीके से करने पर आकर टिकेगी। वॉर्म फिर से उस पर रश करती है और चार्ली एक ह्यूज लीप से आसानी से इवेड कर जाता है। मिड एयर में उसके ऊपर लैंड करते हुए वो इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करना चाहता है। हवा में ट्विस्ट करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड पूरी ताकत से नीचे मारता है पर हिट उसे तुरंत बता देता है वो उम्मीद से ज्यादा टफ है। एक ब्लो काफी नहीं होगा तो चार्ली उसकी बॉडी के साथ साथ रेस करता है, एक के बाद एक हिट करते हुए। मदर वॉर्म उन नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स के नीचे पैनिक करने लगती है। फ्लूइड हर तरफ स्प्रे होने लगता है जैसे जैसे डैमेज बढ़ता जाता है। चार्ली उसे टॉन्ट करता रहता है पूछते हुए वो अब क्या करेगी। वो लगभग उसे समझ ही जाती है। वो खुद को एक ऐसी जगह रखता है जो लगभग होपलेस दिखती है, जानते हुए वो अपनी पूरी ताकत से उस पर आएगी और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। प्रोटैगनिस्ट आसानी से उसके अटैक से निकल जाता है और उसकी बॉडी में एक ह्यूज होल फाड़ देता है। मदर वॉर्म पेन की एक स्क्रीम निकालती है। फिर भी चार्ली जानता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें अभी भी स्ट्रेंथ बची है तो एमसी काटता रहता है, उसमें और भी गहरे गहरे वूंड्स कार्व करते हुए। इतना सारा फाउल लिक्विड बहता देख चार्ली बता सकता है उसका अंत करीब है। वो जितना ऊंचा जा सकता है उतना ऊंचा जंप करता है, जानबूझकर खुद को एक्सपोज्ड छोड़ते हुए। वो माइंडलेस वॉर्म बिल्कुल उसी में फंस जाती है। वो ऊपर लंच करती है और उसे पूरा निगलने के लिए अपना ह्यूज माउथ खोलती है। चार्ली खुश है, वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था तो वो अपनी सारी पावर इसी मोमेंट के लिए सेव करता है। अपनी नई आइज यूज करते हुए वो एक पावरफुल अटैक लाइनअप करता है। फिर वो उसे सीधा वॉर्म के सिर के आर पार ड्राइव कर देता है। सीन वापस ऊपर कट होता है जहाँ एक आदमी स्पेयर करने की भीख मांग रहा है। वो कहता है उसे सेफ जोन से बाहर घसीटना बेसिकली उसे मारने जैसा ही है। गोरे लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है। फिर वो क्लेम करता है सबने मिलकर उस आदमी को चुना है
तो उसे बाहर फेंका जा रहा है। बाकी लोग तुरंत इसे झूठ बताते हैं और कहते हैं ये चॉइस उसने अकेले लिया था। गोरा लड़का दर्जनों डरे हुए लोगों को सेफ जोन से जबरदस्ती बाहर करता है और कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। वो उन्हें वार्न करता है अगर वो वापस आए तो वो उन्हें खुद मार देगा। अब वो सेफ जोन के एज के पास फंसे हुए हैं पर अंदर नहीं। एक बार और 30 सेकंड्स बीत जाने पर और जोन फिर श्रिंक होने पर वो लोग बाहर रह जाएंगे। तो वो एक विशियस ग्रिन के साथ काउंटडाउन शुरू करता है। 17, 6। मेल वॉर्म्स खुश है, सोचते हुए उनका खाना रेडी है। 3, फिर सब कोई फ्रीज हो जाता है। ये 3 पर रुक गया। किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। गोरा लड़का कंफ्यूजन में आसपास देखता है। काउंटर सच में 3 पर रुक चुका है। कुछ गड़बड़ है। ये 0 तक पहुंचना चाहिए था। बाकी सब दो नोटिस करते हैं और टाइमर को घूरते हैं, रियलाइज करते हुए ये अचानक काम करना बंद कर चुका है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि उन्होंने सेकंड ट्यूटोरियल क्लियर कर लिया है और सेफ जोन अब श्रिंक नहीं होगा। गोरे लड़के को समझ नहीं आता क्यों, जबकि जो लोग सोच रहे थे वो डूम्ड है, वो रिलीफ से भर जाते हैं। ट्यूटोरियल खत्म होने के साथ सबको 600 पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि सेकंड ट्यूटोरियल में अभी भी 15 आवर्स बचे हैं। सीन मदर वॉर्म की डेड बॉडी पर कट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का लैकी स्टंट है कि चार्ली ने एक्चुअली उसे मार दिया, कुछ ऐसा जो उसे इम्पॉसिबल लगता था। चार्ली मॉडेस्ट बनते हुए बस कहता है ये सच में हार्ड था। लैकी उसे हील करने का ऑफर करती है पर चार्ली मना कर देता है। वो कहता है वो खुद रिकवर कर लेगा और साफ कर देता है ये रिवॉर्ड में काउंट नहीं होगा। उसकी हायर वाइटैलिटी के साथ ऐसा वाउंड जल्दी ठीक हो जाएगा। क्लाउन क्लैप करना और उसकी प्रेस करना शुरू कर देता है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन का सेकंड ट्यूटोरियल का बॉस मार देना अनबिलीवेबल है और लैकी अपना शौक छुपा नहीं पाता। चार्ली उसे बताता है वो बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है। चार्ली नोटिस करता है मदर वॉर्म को मारे लगभग 30 मिनट्स बीत चुके हैं। वो बता सकता है लैकी अभी भी स्टन है क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी वो बॉस यहाँ मरेगा। वो वॉर्म खुद ट्यूटोरियल का कोर था। अगर वो मरती है पूरा ट्रायल खत्म हो जाता है। चार्ली को यकीन है इसके लिए कोई प्लान रिवॉर्ड नहीं था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ये होगा, यानी लैकी को खुद नहीं पता उसे क्या दे। इस केओस से खुश होकर चार्ली फिर भी अपना रिवॉर्ड मांगता है। क्लाउन पूछता है उसे कैसे यकीन है कोई रिवॉर्ड है और कहता है चार्ली इस वर्ल्ड को असाधारण रूप से अच्छी तरह समझता लगता है। चार्ली जवाब देता है जो उसने किया वो नॉर्म से इतना बाहर है कि कॉम्पेंसेशन तो बनता ही है। पिग्मी दबाव डालता रहता है, कहते हुए ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता। चार्ली उसे बीच में रोकता है और फिर पूछता है उसका रिवॉर्ड कहाँ है। चार्ली को पीछे न हटता देख क्लाउन मान जाता है और कहता है ठीक है वो दे देगा। क्लाउन पिग्मी उसे बताता है वो 3 रिवॉर्ड्स में से चूज कर सकता है। पहला ऑप्शन है सेकंड ट्यूटोरियल से सीधे 5th तक जंप करना, 3rd और 4th को पूरी तरह स्किप करते हुए। अगर चार्ली वो चुनता है उसे 3rd और 4th ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। चार्ली बता सकता है क्लाउन उसे नीचा दिखा रहा है, जैसे 3rd और 4th ट्यूटोरियल्स इतने इजी होंगे कि मैटर ही ना करें। फिर क्लाउन दूसरा रिवॉर्ड ऑप्शन देता है, एक आइटम या अगर वो प्रेफर करे तो 100 पॉइंट्स। पिग्मो पूछता है वो क्या चुनेगा। चार्ली उसे घूरता है और तीसरा ऑप्शन मांगता है। क्लाउन अपनी आवाज धीमी करता है और कहता है तीसरा चॉइस है एक स्पॉन्सर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। प्यो मानता है चार्ली को अभी ये सब पता नहीं होना चाहिए। ये ट्यूटोरियल तो सिर्फ आगे आने वाली दुनिया की शुरुआत है। टावर में ऊपर उसे ह्यूज ग्रुप्स और काउंटलेस गॉडलाइक बीइंग्स का सामना करना पड़ेगा। यही तीसरा रिवॉर्ड है इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर्स में से एक के साथ डायरेक्ट लिंक। पिग्मो चार्ली को बताता है ओलंपस टावर पर राज करने वाले ग्रेट फैक्शंस में से एक है और ओलंपस से बैकिंग मिलना एक ह्यूज ऑनर है। चार्ली कॉट ऑफ गार्ड है। उसे पता था ओलंपस पावरफुल है पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वो इतनी जल्दी इंटरफियर करेंगे। ट्यूटोरियल में भी उसे ये भी पता है अगर वो ओलंपस की पावर बोरो करे तो टावर क्लाइंब करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी वो दूसरा रिवॉर्ड चुनता है। पिग्मो शॉक होकर स्नैप करता है पर चार्ली उसे बीच में रोक देता है। उसे पॉइंट्स चाहिए, दूसरा ऑप्शन। उसी मोमेंट चार्ली को मदर वॉर्म मारने के लिए 10,000 पॉइंट्स भी मिलते हैं। फिर भी वो खूनी क्लाउन दबाव डालता रहता है, कहते हुए चार्ली अपना माइंड बदल सकता है क्योंकि उसने अभी अपने पॉइंट्स खर्च नहीं किए। पिग्मियो इंसिस्ट करता रहता है वो अभी भी ओलंपस से बात कर सकता है। वो चार्ली को कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है, कहते हुए उसे इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। फिर वो क्लेम करता है चार्ली ने सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि उसे नहीं पता ओलंपस असल में क्या है। इस नॉनसेंस से थककर चार्ली आखिरकार जवाब देता है। स्टोरी में चार्ली उस जोकर से कहता है कि अगर वो यहाँ किसी का प्लांट बनकर आया है तो कम से कम अपना काम ढंग से करे। चार्ली को पूरा यकीन होता है कि ये तीसरा ऑप्शन बाकी लैकियों से तो क्लियर
क्लियर नहीं कराया गया और ना ही एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे अप्रूव किया होगा। ये सुनते ही जोकर गुस्से से कांपने लगता है और पूछता है, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कैसे पता? चार्ली तुरंत उस पर और दबाव डालता है। वो पूछता है, क्या बाकी लैकियों को भी ऐसे ऑफर मिले हैं? क्या ओलंपस ने सबको खरीद लिया है या फिर कोई सेलेस्टियल किंगडम दवा या किसी और के लिए भी काम कर रहा है? जोकर पूरी तरह घबरा जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है, आखिर तुम हो कौन? लेकिन चार्ली जवाब देने की बजाय सिस्टम पैनल खोल देता है और मुस्कुराते हुए जोकर का शुक्रिया अदा करता है। उसकी जुबान फिसलने की वजह से चार्ली को वो जानकारी मिल चुकी थी जिसकी उसे जरूरत थी। जोकर हैरानी से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सिस्टम में एक ऑप्शन होता है जिससे 1000 पॉइंट्स खर्च करके सीधे एडमिनिस्ट्रेटर से मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। चार्ली बिना एक सेकंड गवाए पूरे 1000 पॉइंट्स खर्च कर देता है और कहता है, थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जोकर समझ जाता है कि कोई बेहद खतरनाक चीज यहाँ आने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ली की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली थी। चार्ली जानता था कि ट्यूटोरियल हमेशा टॉवर से अलग रखा जाता है। अगर ओलंपस यहाँ तक दखल देने लगा तो आगे चलकर वो उसकी पूरी प्लानिंग भी बर्बाद कर सकता था, इसलिए अभी इसे रोकना जरूरी था। तभी उनके सामने एक विशाल डायमेंशनल पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से सबसे पहले एक बहुत बड़ा पैर और फिर एक विशाल योद्धा का हाथ बाहर निकलता है। गूंजती हुई आवाज आती है, ट्यूटोरियल के दौरान मीटिंग रिक्वेस्ट। 1000 पॉइंट्स के बदले। वो विशाल एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुमने मुझे बुलाया है? चार्ली अपना परिचय देता है, मैं चार्ली हूँ, ट्यूटोरियल का एक पार्टिसिपेंट। विशालकाय एडमिनिस्ट्रेटर उसे तुरंत पहचान लेता है, तो तुम वही हो जिसने पहले ट्यूटोरियल में 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज मार डाले थे। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन चुका हूँ। सिस्टम भी दिखाता है कि यही इस ट्यूटोरियल का एडमिनिस्ट्रेटर है और साथ ही टॉवर के लोअर फ्लोर्स का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है। वो पूछता है, तुम्हें मेरे अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला और मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने का तरीका किसने बताया? चार्ली शांत होकर जवाब देता है, ट्यूटोरियल के नियमों के मुताबिक सारी जानकारी खिलाड़ियों को अपनी क्षमता से हासिल करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर या टॉवर उन्हें सीधे जानकारी नहीं दे सकते। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर की आंखों में देखकर कहता है, और ये नियम आपने खुद बनाया था। कुछ पल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी चुप हो जाता है। सोचने के बाद वो सिर हिलाकर मान लेता है कि चार्ली सही कह रहा है। तभी चार्ली उसके पीछे खड़े जोकर की तरफ इशारा करता है, जो अब डर के मारे लगभग टूट चुका था। चार्ली कहता है, असली समस्या टॉवर की दखलंदाजी है। ओलंपस ने इस जोकर के जरिए मुझसे संपर्क किया और स्पॉन्सरशिप ऑफर की। जोकर घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, नहीं, बात वैसी नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेटर बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही वार करता है। अगले ही पल जोकर लाल खून के धुएं में फट जाता है। गुस्से से एडमिनिस्ट्रेटर ओलंपस को कोसते हुए कहता है, पहले पूरे टॉवर में अपनी पकड़ बना ली और अब ट्यूटोरियल में भी घुसने की हिम्मत कर ली। उसकी बची हुई राख हटाने के बाद वो चार्ली का धन्यवाद करता है। तुम्हारी वजह से अब मैं पूरे ट्यूटोरियल को साफ कर सकता हूँ। चार्ली तुरंत ट्यूटोरियल के नियम की बात छेड़ देता है। वो याद दिलाता है, ट्यूटोरियल के दौरान हर उपलब्धि के बदले उसके बराबर का इनाम दिया जाना चाहिए। फिर वो कहता है, मैंने आपको बुलाने के लिए 1000 पॉइंट्स खर्च किए, उसी वजह से आप इस भ्रष्ट लैकी को पकड़ पाए। अब बताइए इसकी क्या कीमत बनती है? एडमिनिस्ट्रेटर कुछ देर सोचता है और कहता है, मेरे अधीन काम करने वालों ने पहले तुम्हारी जांच की थी, उन्हें तुम में कुछ भी खास नहीं मिला था, लेकिन अब लगता है कि सबसे अजीब बात यही है, तुम्हारे अंदर कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं देता और वही सबसे ज्यादा संदिग्ध है। हालांकि वो तुरंत इनाम देने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना था कि चार्ली ने लैकी को सीधे नहीं मारा, बल्कि केवल अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मौत की वजह बना। लेकिन तभी वो सोचता है, एक लैकी की ताकत लगभग एक रैंकर के बराबर होती है। मतलब एक दूसरे ट्यूटोरियल का साधारण खिलाड़ी अप्रत्यक्ष रूप से रैंकर लेवल के दुश्मन को गिराने में सफल हुआ था। ये एहसास होते ही एडमिनिस्ट्रेटर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तुमने सच में कमाल कर दिया, बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा इनाम सही रहेगा? इसके बाद वो बैठकर चार्ली का पूरा स्टेटस चेक करने लगता है। वो उसकी हालत, उसके स्टैट्स और अब तक कमाए हुए पॉइंट्स सब ध्यान से देखता है। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार वो फैसला कर लेता है, ठीक है, कम से कम तुम इस इनाम के हकदार तो हो ही। इतना कहकर वो अपना विशाल हाथ चार्ली की तरफ बढ़ाता है। चार्ली समझ जाता है कि ये पॉइंट एक्सचेंज वाला ट्रेड सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद सिर्फ लैकी की मौत के बदले कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर उसे सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि एक
बेहद दुर्लभ और टूटी हुई ओवरपावर्ड स्किल देता है। मास्टर ऑफ मना, ये स्किल चार्ली की मना रिकवरी, मना रेजिस्टेंस, मना सेंसिटिविटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है और साथ ही उसकी कुल मना कैपेसिटी भी पहले से ज्यादा हो जाती है। यानी चार्ली को ऐसा रिवॉर्ड मिल चुका था जो आगे चलकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला था। इसके साथ ही चार्ली को 5 अतिरिक्त मना भी मिलती है। ये देखकर चार्ली पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इनाम मिलेगा। चार्ली के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराता है। उसे पहले से ही पता था कि ये इनाम देखकर कोई भी खुश हो जाएगा। फिर वो खड़ा होकर कहता है, मुझे अभी अपने बाकी लैकियों का भी हिसाब करना है। तीसरे ट्यूटोरियल के बाद फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ चार्ली, जोकर के बिखरे हुए अवशेष और मरी हुई फीमेल वर्म बची थी। चार्ली खुद से बड़बड़ाता है, मास्टर ऑफ मना, ये आखिर क्या मिल गया मुझे? वो अंदर से बेहद उत्साहित था। उसे लगा ही नहीं था कि ट्यूटोरियल में इतनी खतरनाक स्किल मिल सकती है। मास्टर ऑफ मना एक एसरंग स्किल थी, इतनी ताकतवर कि ये आम स्किल्स में नहीं बल्कि उन एडमिनिस्ट्रेटर क्लास स्किल्स में गिनी जाती थी जो सीधे मना को नियंत्रित करती थी। सबसे बड़ी बात, इस स्किल में प्रोफिशिएंसी सिस्टम भी था, मतलब जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा ये उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। चार्ली देखता है कि अभी उसकी प्रोफिशिएंसी काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगी उसका मना कंट्रोल लगभग पागलपन की हद तक पहुंच जाएगा। वो अच्छी तरह जानता था कि पूरे टॉवर में आगे चलकर मना ही सबसे महत्वपूर्ण ताकत बनने वाली है, इसलिए वो तुरंत अपनी हथेली पर एक मना बॉल बनाना शुरू कर देता है। वो अपनी नई मना एक्सप्लोजन टेक्निक टेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में मना बॉल अपना आकार खोने लगती है। कारण साफ था, इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 40 आर्केन पावर चाहिए थी, जबकि चार्ली के पास अभी सिर्फ 26 आर्केन पावर थी। चार्ली तुरंत समझ जाता है कि मामला बिगड़ रहा है। मना बॉल अब किसी टाइम बम की तरह अस्थिर हो चुकी थी। वो बेवकूफ नहीं था, तुरंत उसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। मना एक्सप्लोजन सामने की पूरी कंक्रीट की जमीन चीर कर रख देती है। चार्ली राहत की सांस लेता है। अगर उसने वो गोला हाथ में ही रखा होता तो शायद खुद भी उड़ जाता। सबसे हैरानी की बात ये थी कि अधूरी हालत में भी ये टेक्निक उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। चार्ली खुशी से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सारी समस्या सिर्फ उसकी कम आर्केन पावर है। जैसे ही वो 40 आर्केन पावर तक पहुंचेगा, मना एक्सप्लोजन को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। एक पल के लिए तो उसके मन में ये तक आता है कि शायद उसे ओलंपस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर उन्हीं की पोल खोलने की वजह से उसे इतना बड़ा इनाम मिला था। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। उसे पता था ये ताकत अभी भी काफी नहीं है। बाहरी दुश्मनों यानी आउटसाइडर्स का सामना करने के लिए उसे इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। इस बार वो सिर्फ अपनी पुरानी ताकत वापस पाने नहीं आया था, उसे उससे भी आगे निकलना था। अब तक उसे 2 ऐसी चीजें मिल चुकी थी जो पिछले जीवन में उसके पास कभी नहीं थी, आइज ऑफ द मैकाब्रा और मास्टर ऑफ मना। वो टाइमर देखता है। दूसरे ट्यूटोरियल के खत्म होने में अभी भी 13 घंटे बाकी थे। चार्ली एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता। उसे और ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा। लेकिन मेल वर्म्स सबसे बड़ी समस्या थे क्योंकि वो उड़ सकते थे। चार्ली फिर से वर्म्स की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसे और ज्यादा अटैक पावर चाहिए। पिछली जिंदगी में आउटसाइडर्स ने उन सबको मार डाला था जिन्होंने उनका सामना करने की कोशिश की। सिर्फ चार्ली ही किसी तरह जिंदा बच पाया था, इसलिए इस बार कमजोर रहने का सवाल ही नहीं उठता। वो लगातार और ज्यादा वर्म्स अपनी तरफ खींचकर उनका शिकार करता रहता है। समय तेजी से बीतता जाता है। अब दूसरे ट्यूटोरियल के खत्म होने में सिर्फ 11 सेकंड बाकी थे। दूसरी तरफ सेफ जोन में बैठे लोग अब भी अलग अलग उम्मीदें लगाए हुए थे। कुछ लोगों को भरोसा था कि सरकार उन्हें बचा लेगी, जबकि कुछ लोग समझ चुके थे कि अभी तीसरा और चौथा ट्यूटोरियल भी आने वाला है। लेकिन एक चीज सब में समान थी, निराशा। सेफ जोन के अंदर 3 लोग सभी से विनती कर रहे थे कि टाइमर खत्म होने तक कोई भी बाहर मत जाए। तभी अचानक कोई उनमें से एक को पकड़कर जोर से कहता है, चुप रहो। ये था लॉरेन ट्यूपेटन। अब वही वहाँ का नेता बनकर बैठा था। वो लोगों को आदेश देता है कि अगला ग्रुप तैयार करो और बाहर जाकर खाना व बाकी सामान लेकर आओ। साथ ही धमकी भी देता है, जो नहीं जाएगा उसे मैं खुद बाहर फेंक दूंगा। उसका तर्क बेहद स्वार्थी था। उसके हिसाब से जो लोग बाहर जाएंगे वो अपनी जान जोखिम में डालेंगे ताकि अंदर बैठे बाकी लोग जिंदा रह सके। फिर वो ऐलान करता है, अब ये दुनिया ताकत से चलेगी और यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ, इसलिए फैसला भी मेरा होगा। वो आखिरी बार सबको बाहर
जाने का आदेश देता है, लेकिन तभी किसी की नजर दूर खड़े एक इंसान पर पड़ती है। एक अकेला व्यक्ति आराम से वर्म से भरे इलाके के बीच से चलता हुआ सेफ जोन की तरफ आ रहा था। कई लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये आदमी पागल है। तभी कोई चिल्लाता है, नीचे देखो। लॉरेन की तेज इंद्रियां जमीन के नीचे कंपन महसूस कर लेती है। एक विशाल मेल वर्म अचानक जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। उसे नया शिकार मिल चुका था, लेकिन सामने चल रहा इंसान उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो बस आराम से चलता रहता है। मेल वर्म पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटता है ताकि उसे पूरा निगल जाए। उसी पल वो इंसान ऊंची छलांग लगा देता है और फिर अपने पैरों में मना भरकर पूरी ताकत से नीचे उतरता है। धड़ाम, सिर्फ एक स्टॉम्प और विशाल मेल वर्म वही कुचल कर मर जाता है। सेफ जोन के अंदर मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। किसी ने उस राक्षस को सिर्फ पैरों से मार दिया था। उसी समय दूसरे ट्यूटोरियल का टाइमर अचानक बदल जाता है। जहां कुछ सेकंड पहले 11 सेकंड बचे थे, अब वहां 5 मिनट 12 सेकंड दिखाई देने लगते हैं। वो व्यक्ति आराम से सबके बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे इग्नोर करो, अपनी मीटिंग जारी रखो। वो और कोई नहीं, चार्ली था। अब उसकी ताकत वहां मौजूद हर इंसान से कई स्तर ऊपर पहुंच चुकी थी। उसके लिए यहाँ आना सिर्फ अपना रिवॉर्ड लेने के रास्ते का एक छोटा सा पड़ाव था। लेकिन तभी पीछे से लॉरेन जोर से चिल्लाता है, चार्ली। चार्ली उसकी तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये बेवकूफ खुद को नेता घोषित करके बैठा है। लॉरेन भागता हुआ उसके पास आता है और ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे दोनों बहुत पुराने दोस्त हों। वो सबके सामने ड्रामा करते हुए कहता है, यार तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे गायब होते ही मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। लेकिन चार्ली उसकी हर बात के पीछे की चालाकी साफ समझ रहा था। सेफ जोन के बाकी लोग भी ये मानने लगते हैं कि शायद लॉरेन और चार्ली काफी अच्छे दोस्त हैं। उसी समय बाहर गए कई लोग ढेर सारा खाना और सामान लेकर वापस लौटते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, भीड़ उन पर टूट पड़ती है और जबरदस्ती उनका सारा सामान छीनने लगती है। लॉरेन तुरंत बात बदलने की कोशिश करता है और चार्ली को अंदर चलने के लिए कहता है ताकि वो ज्यादा देर तक लोगों को न देखता रहे। लेकिन चार्ली सीधे सवाल करता है, क्या तुमने सबको अपनी खातिर खाना और सामान इकट्ठा करने भेजा था? ये सुनते ही लॉरेन सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चार्ली उसकी पूरी चाल समझ चुका है। वो सफाई देते हुए कहता है, मैंने ये सब पूरे ग्रुप की भलाई के लिए किया है, इससे सबका फायदा होगा। चार्ली तुरंत पलटकर पूछता है, मतलब एक बार फिर तुमने अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव पर लगा दी? इस सवाल का लॉरेन के पास कोई जवाब नहीं था। चार्ली कहता है, तुम्हारी कहानी में बहुत सारे छेद हैं। बस यही बात सुनकर लॉरेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ध्यान से सुनो चार्ली, इस नई दुनिया में सिर्फ डरपोक लोग ही जिंदा बचेंगे और अगर जिंदा रहने के लिए मुझे कायर बनना पड़े तो मैं बनूंगा। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि कानून और नैतिकता जैसी चीजों की कोई कीमत बची है? उसके मुताबिक इस दुनिया में जिंदा रहने का मतलब है निर्दयी बनो, स्वार्थी बनो, क्रूर बनो। यही असली प्राकृतिक नियम है। वो चार्ली का मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है कि अभी तक उसे ये साधारण सी बात भी समझ नहीं आई। चार्ली आखिरकार उसे जवाब देता है और ठीक उसी पल दूसरे ट्यूटोरियल का टाइमर रीसेट हो जाता है। अचानक सिस्टम सभी लोगों को सजा सुनाता है। सेफ जोन में मौजूद हर इंसान के 500 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। साथ ही उनकी इन्वेंट्री में रखा हर सामान भी गायब हो जाता है। सिस्टम एक और चेतावनी देता है, अगर अब कोई मरता है तो उसके सारे आइटम हमेशा के लिए मिट जाएंगे। जैसे ही खाना और बाकी सामान हवा में गायब होता है, पूरे सेफ जोन में अफरातफरी मच जाती है। चार्ली शांत आवाज में लॉरेन से कहता है, अगर तुम जानवर की तरह जीना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जीना है। अपने फैसले तुम खुद लो। फिर वो एक आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन एक सीमा है जिसे तुम कभी पार मत करना। इतना कहकर चार्ली वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लॉरेन सिर्फ उसी शब्द पर अटक जाता है, सीमा। उसे समझ ही नहीं आता कि चार्ली किस बात की तरफ इशारा कर रहा था। सिर्फ 5 सेकंड बाद तीसरा ट्यूटोरियल शुरू होने की घोषणा हो जाती है। हर कोई दंग रह जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अगला ट्यूटोरियल इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। इस बार मिशन बेहद सीधा था। 50 मॉन्स्टर्स मारो और 50 एसेंसेस इकट्ठा करो। इसके लिए खिलाड़ियों के पास पूरे 72 घंटे थे। अचानक चारों तरफ विशाल जायंट सेंटिपीड्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। उनके साथ साथ स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज, वाइल्ड बोर्स और कई दूसरे राक्षस भी पूरे सेक्टर में स्पॉन होने लगते हैं। फिर सिस्टम सबसे डरावनी घोषणा करता है, 72 घंटे पूरे होते ही पूरा सेक्टर नष्ट कर दिया जाएगा और उसी समय गेट खुल जाएगा। सेफ जोन के पास एक हरा पोर्टल उभरता है।
लेकिन वो अनगिनत मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। लोग फिर से घबरा जाते हैं। हर तरफ नए मॉन्स्टर्स, नई मौतें, और किसी को नहीं पता कि ये सब आखिर कब खत्म होगा। कोई पूछता है, क्या सेफ जोन अभी सच में सुरक्षित है? कुछ लोग हालात समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अब ये किसी गेम जैसा हो गया है। मॉन्स्टर्स मारो और एसेंसेस इकट्ठा करो। उधर लॉरेन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। वो खुद मेहनत करके 50 एसेंसेस इकट्ठा करने का कोई इरादा नहीं रखता, इसलिए वो बाकी लोगों को आदेश देता है कि सब उसके लिए एसेंसेस लेकर आएं। दूसरी तरफ चार्ली लगातार मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था। एक के बाद एक एसेंसेस गिरती जा रही थी। उसके पास अब तक 132 एसेंसेस जमा हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि उसका पुराना बैग छोटा पड़ गया। वो उसे उतार कर एक कहीं बड़ा बैग निकालता है जिसमें और भी ज्यादा एसेंसेस रखी जा सके। सामने फैले मॉन्स्टर्स के झुंड को देखकर चार्ली मुस्कुराता है। अब असली फार्मिंग शुरू होने वाली थी। चार्ली का लक्ष्य साफ था, उसे चाहिए थी 1000 एसेंसेस, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, लगातार फार्मिंग। वो फिर से अपनी हथेली में मना इकट्ठा करना शुरू करता है। अब उसकी मना पहले से काफी बढ़ चुकी थी। सामने दर्जनों मॉन्स्टर्स खड़े थे। चार्ली एक बार फिर मना एक्सप्लोजन तैयार कर रहा था। जैसे जैसे वो मना कंट्रोल करता है, मास्टर ऑफ मना की प्रोफिशिएंसी 0.5 बढ़ जाती है। चार्ली जानता था कि दूसरे ट्यूटोरियल में 182 मना एसेंसेस मिलना उसके लिए बड़ी किस्मत थी, लेकिन उसका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा था। मना एक्सप्लोजन धीरे धीरे और विशाल होती जाती है। हमेशा की तरह उसका आकार फिर से अस्थिर होने लगता है। जैसे ही चार्ज अपनी सीमा तक पहुंचता है, चार्ली समझ जाता है कि अब इसे छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि उसके पास अभी भी 40 आर्केन पावर नहीं थी। इतनी ज्यादा मना को कंट्रोल करना अभी भी उसके लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए वो उस अस्थिर विस्फोट को हाथ में रखने की गलती नहीं करता, सीधे पूरे मॉन्स्टर झुंड के बीच फेंक देता है। अगले ही पल भयंकर मना एक्सप्लोजन सामने की हर चीज को चीर कर रख देती है। यहाँ तक कि चार्ली भी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमला इतना असरदार होगा। इतनी बड़ी मना को कंट्रोल करने की कोशिश में उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी पूरी मना भी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बदले उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अगर उसके स्टैट्स और मास्टर ऑफ मना की प्रोफिशिएंसी बढ़ती रही तो ये स्किल भविष्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। मना खत्म होने के बावजूद चार्ली बिल्कुल पछतावा नहीं करता, क्योंकि उस एक हमले ने सामने मौजूद लगभग सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए थे। वो आराम से जमीन पर गिरी हुई मना एसेंसेस उठाने लगता है। उसके लिए मना एक्सप्लोजन सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि अपने मना कंट्रोल को परखने का तरीका भी था। जो चूहे धमाके से बच गए थे वो डर के मारे कांपने लगे। मौत अभी अभी उनके सामने से गुजर कर गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। चार्ली भी ये बात नोटिस कर लेता है। सिर्फ चूहे ही नहीं, धमाके से बचे हुए हर मॉन्स्टर की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। चार्ली फिर अपनी पुरानी रणनीति पर लौटता है। वो अपनी तलवार निकालता है, उस पर आर्केन पावर चढ़ाता है और एक एक करके बाकी मॉन्स्टर्स का शिकार शुरू कर देता है। समय तेजी से गुजरता है। अब ट्यूटोरियल का आखिरी दिन आ चुका था। उधर सबवे स्टेशन के अंदर 3 लोग अकेले बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उनमें से एक जूलियो कहता है, जब तीसरा ट्यूटोरियल शुरू हुआ था तब यहाँ 1400 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 400 बचे हैं, इसीलिए हमें छिप कर रहना होगा। उसकी बात से कान सियोंग सीन, जिसे हम सेबास्टियन के नाम से जानते हैं, भी सहमति जताता है। तीनों लोग होंग स्टेशन के अंदर और गहराई में जाते रहते हैं। चलते चलते उनमें से एक हैरानी से पूछता है, क्या ये स्टेशन पहले से इतना बड़ा था? तभी तीसरे सदस्य का परिचय होता है। उसका नाम लिन जून होंग है, जिसे आगे हम जूलिया कहेंगे। अचानक जूलिया सबका ध्यान सामने की तरफ दिलाती है। उसे थोड़ी दूर एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है। तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ से कुछ खाना मिल जाए और उनके खत्म होते फूड सप्लाई फिर से भर जाए। भूख से बेहाल जून होंग सबसे पहले दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, रामेन। उधर सेबास्टियन भी खुश होकर कहता है, रुको, एक दिक्कत है, हमारे पास उसे पकाने के लिए पानी ही नहीं है। लेकिन जून होंग हंसते हुए जवाब देता है, जरूरत पड़ी तो कच्चा ही खा लूंगा, बस पेट भरना है। उसे क्या पता था कि इस समय वो खाने की तरफ नहीं बल्कि खुद किसी और का खाना बनने जा रहा है। अचानक ऊपर से एक विशाल स्पाइडर छलांग लगाता है और सीधे उसके सिर में अपने जहरीले दांत गड़ा देता है। सेबास्टियन और जूलिया वही जड़ हो जाते हैं। जो दोस्त कुछ सेकंड पहले खाना ढूंढने भागा था, अब खुद किसी मॉन्स्टर का खाना बन चुका था। लेकिन डर यही खत्म नहीं होता। अचानक चारों तरफ से और भी मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं। सेबास्टियन तुरंत समझ जाता है कि हालात बहुत खराब है। यहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स
एक साथ जमा है। वो तुरंत अपना डंडा निकाल लेता है, लेकिन जूलिया डर के मारे कांप रही थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ कैसे लड़ा जाए। अब तक उसने जिंदा रहने के लिए कितनी मेहनत की थी, लेवल भी बढ़ाया था, लेकिन इस वक्त उसे वो सब बेकार लग रहा था। उसके पैर डर से जैसे जमीन में जम चुके थे। इसी मौके का फायदा उठाकर एक रैट मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटता है। सिर्फ अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति से जूलिया उसे रोक लेती है। वो उसे एक तरफ फेंक देती है, लेकिन दूसरा रैट पहले से मौके का इंतजार कर रहा था। वो दूसरी तरफ से छलांग लगाकर सीधे उसकी बाह पकड़ लेता है। ये चूहा पहले वाले से कहीं ज्यादा चालाक था। सेबास्टियन ये सब देखता है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन खुद भी मुश्किल में फंस चुका था। उसके सामने एक ताकतवर ज़ॉम्बी खड़ा था। डंडे से जोरदार वार खाने के बाद भी ज़ॉम्बी रुकता नहीं। उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। वो फिर से सेबास्टियन पर टूट पड़ता है। इस बार ज़ॉम्बी उसके हाथ को पकड़कर अपने सड़े हुए दांतों से जोर से काट लेता है। उधर जूलिया किसी तरह रैट को हटाती है, लेकिन जब वो सेबास्टियन की तरफ देखती है तो उसकी हालत और भी खराब दिखती है। उसका हाथ ज़ॉम्बी के मुंह में फंसा हुआ था। जूलिया का ध्यान बस एक पल के लिए भटकता है, लेकिन उसी एक पल का फायदा उठाकर एक और रैट उसके ऊपर छलांग लगा देता है। अब जूलिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे यकीन हो जाता है कि आज दोनों यही मरने वाले हैं। तभी अचानक कहीं से अंगूर के पत्तों का एक डिब्बा तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है। धड़ाम, रैट उसी जगह मर जाता है। जूलिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर अंगूर के पत्ते बिखरे पड़े थे। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। वो जल्दी जल्दी चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर ये डिब्बा किसने फेंका। तभी अंधेरे की गहराई से एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। मैं सो रहा था और तुमने मुझे जगा दिया। अब मेरा मूड बहुत खराब है। अंधेरे से एक लड़का बाहर निकलता है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में अंगूर के पत्तों का एक और डिब्बा था। जैसे ही जूलिया उसे देखती है, उसे पहली बार एहसास होता है कि लोगों के लेवल्स और स्टैट्स में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। जो काम उसने अभी किया था वो लगभग नामुमकिन था। उसने सिर्फ एक डिब्बे से मॉन्स्टर मार दिया था। चार्ली बिना कुछ बोले दूसरा डिब्बा भी पूरी ताकत से फेंक देता है। डिब्बा सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर लगता है। अगले ही पल ज़ॉम्बी का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। अंगूर के पत्ते हर तरफ बिखर जाते हैं, लेकिन चार्ली अभी रुका नहीं था। वो अपनी तलवार निकालता है, उसमें आर्केन पावर भर देता है। इतनी जबरदस्त ताकत कि उसके पैरों के नीचे की जमीन तक मुड़ने लगती है। अगले ही पल वो इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी दो परछाइयां बन गई हों। अब वो दूर से नहीं, सीधे नजदीक जाकर हमला करता है। एक ही वार और पहले स्पाइडर का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। फिर बिना रुके उसी गति में दूसरा स्पाइडर भी बीच से दो हिस्सों में कट जाता है। पहले स्पाइडर की लाश अभी जमीन पर गिरी भी नहीं थी कि दूसरा भी मर चुका था। सेबास्टियन और जूलिया बस अवाक खड़े देखते रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब जाकर चार्ली गहरी सांस लेता है। उसने ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया था। अब जब सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे, वो दोनों बचे हुए लोगों की तरफ मुड़ता है। सेबास्टियन तुरंत उसका धन्यवाद करता है। जूलिया भी कहती है, आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन तभी सेबास्टियन को ज़ॉम्बी के काटने का दर्द महसूस होने लगता है। दर्द इतना तेज था कि वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। जूलिया तुरंत उसके पास दौड़ती है। चार्ली अपने इन्वेंट्री से एक हीलिंग ऑइंटमेंट निकालता है। वो उसे उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, इसे घाव पर लगा दो, जल्दी असर करेगा। फिर वो सेबास्टियन से पूछता है, तुम्हारा वाइटैलिटी स्टैट कितना है? सेबास्टियन जवाब देता है, लगभग 17। चार्ली हल्के मजाक में कहता है, अच्छी बात है, शायद तुम मरोगे नहीं, लेकिन कुछ समय तक तुम्हारा हाथ शायद काम न करे। ये सुनकर सेबास्टियन का चेहरा और उतर जाता है। उधर जूलिया जल्दी जल्दी मरहम लगाने लगती है। उसे बस यही उम्मीद थी कि सेबास्टियन ठीक हो जाए और ज़ॉम्बी में न बदल जाए। चार्ली इस बीच सोचता है कि वो अभी अभी लगभग 6 घंटे की नींद लेकर उठा है। आराम से उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। हालांकि वो अभी भी और सोना चाहता था। फिर उसे याद आता है कि ट्यूटोरियल शुरू होने के बाद से पूरे 4 दिन तक उसने एक पल भी नींद नहीं ली थी। ऐसे में ये छोटी सी नींद भी उसके लिए बहुत कीमती थी। उसे ये भी याद आता है कि सोने से पहले उसने ओडोलेस पाउडर खरीदा था। वही पाउडर उसकी शरीर की गंध छिपा देता था। इसी वजह से मॉन्स्टर्स उसे ढूंढ नहीं पाए और वो चैन से सो सका। अब जब उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, चार्ली सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अब फिर से फार्मिंग शुरू करने का समय आ गया है।